हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल इजी यूपीएससी में। मेरा नाम है अमितेश। सो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हो, पिछले कुछ दिनों में मैंने किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था। उसके पीछे कुछ कारण थे जो कि अब सॉल्व हो चुके हैं। अब नाउ टुडे ऑनवर्ड्स मैं अलग अलग टॉपिक्स पे रेगुलरली वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा और आने वाले टाइम में मैं एमसीक्यूज़ भी लेके आऊँगा आपके लिए, ताकि आपके पास एक होलिस्टिक नॉलेज बेस हो सके, ताकि आप उस सिलेबस को, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, आप उसके सिलेबस को कंप्लीट कर सको विद इन टाइम। बिकॉज एग्जामिनेशंस आने वाले हैं जून के मंथ में। आई थिंक 13 जून को पीसीएस का एग्ज़ाम है और 27 जून को यूपीएससी का एग्ज़ाम है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल का मेन मोटिव ही ये है कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्लियर किया जा सके। दैट मीन्स जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। तो उन चीज़ों को क्लियरिफाई करना, उन चीज़ों के बारे में आपको एक छोटा सा एक क्लियर नॉलेज बेस तैयार करना, जिसके ऊपर आप अपने पूरे सिलेबस को बिल्डअप कर सको, आप अपने पूरे सिलेबस को कवर कर सको। उसी दिशा में आज हम एक नई लेक्चर सीरीज़ का शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा करेंगे। और बेसिकली इसमें हम 3 किताबों को कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला होगा आपकी 6th की ओल्ड एनसीईआरटी, दूसरा 6th की न्यू एनसीईआरटी और 11th की एनसीईआरटी जो रिलेटेड है एंशिएंट हिस्ट्री से। और इन 3 किताबों को कवर करने का मेन मोटिव यही है, क्योंकि अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये बुक्स आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होंगी। बिकॉज इसके एक्स्ट्रा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वेदर इट्स प्रीलिम्स और मेंस। बिकॉज ये जो 3 किताबें हैं ये एक बहुत ही अच्छा मिक्सचर है फैक्चुअल नॉलेज का और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज का। बट अगर आप पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको लूसेंट पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज ये एनसीईआरटीज ज़्यादा फैक्चुअल नहीं होती हैं, उनमें कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया जाता है, ताकि आपको उस टाइम के वेदर यू आर रीडिंग अबाउट मौर्यन पीरियड और गुप्ता पीरियड और वैदिक पीरियड, तो उस बारे में उस टाइम पीरियड के बारे में आपको एक अच्छा नॉलेज मिल सके, एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मिल सके। आप लूसेंट पढ़ सकते हो पीसीएस वालों, ताकि आपको फैक्चुअल नॉलेज मिल सके, और घटना चक्र भी पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 की ओल्ड एनसीईआरटी को कवर करना। बिकॉज ओल्ड एनसीईआरटीज बहुत अच्छे से लिखी गई हैं, रोमिला थापर जी ने लिखी हुई है। इसे काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड में रखा हुआ है। जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें फैक्ट्स ज़्यादा हैं, बट जो ओल्ड एनसीईआरटी उसमें कॉन्सेप्ट अच्छे दिए हुए हैं, ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। क्या है हिस्ट्री, हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, उसे पढ़ने की ज़रूरत क्या है, और पढ़ते भी हैं तो क्या क्या पढ़ते हैं, और उसके टूल्स क्या है, मेथडोलॉजीज़ क्या है हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। और अगर आप इस चीज़ को, इन 4-5 क्वेश्चंस के आंसर को समझ जाते हो, तो आपको ये पूरा चीज़ ज्ञात हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी चीज़ें कि यूपीएससी और पीसीएस अपना सिलेबस ऐसे क्यों बनाते हैं। उन्होंने हमारे सिलेबस में हमें पेंटिंग के बारे में, विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में पढ़ने को क्यों कहा है, आर्किटेक्चर के बारे में, लिटरेचर के बारे में पढ़ने को क्यों कहा है। चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री है क्या? हिस्ट्री मीन्स स्टडी ऑफ पास्ट, मतलब अपने पुरानी चीज़ों के बारे में जानकारी लेना। मतलब अंग्रेज कब आए, हमारे यहाँ मुस्लिम्स का इन्वेजन कब हुआ, मुगल पीरियड कब आया, वैदिक पीरियड कब आया, पैलेलिथिक पीरियड टाइम कौन सा था। इसके बारे में जानकारी लेना हिस्ट्री होता है। नाउ यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि हम पास्ट को जानना हमें ज़रूरी क्यों है। आई मीन हम तो बिना जाने भी काम कर सकते हैं। अगर कोई जॉब कर रहा है तो हिस्ट्री जानने की क्या ज़रूरत है। बट हर एक आदमी के लिए हिस्ट्री जानना बहुत ही आवश्यक है। बिकॉज हिस्ट्री को जान के हम अपने प्रेजेंट के बारे में जान सकते हैं। और प्रेजेंट मतलब क्या, तो आप देखते हो कि घर में चूल्हे जलते हैं, खाना बनता है, कोई बाहर मिस्त्री कोई घर बनाता है, सिमिलरली कोई खेती कर रहा है, कोई रेलवे में यात्रा कर रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में आपके मन में एक क्यूरियोसिटी आती होगी कि ये चीज़ें आई कहाँ से, आग पहली बार किसने लाया, खेती करना कब स्टार्ट हुआ, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कब स्टार्ट हुआ, पालना कब शुरू किया, और घर किसने बनाया, कैसे सबसे पहले जो घर बना होगा वो घर कैसा बना होगा। सिमिलरली जब आप बाहर जाते हो तो आप अलग अलग तरीके के लोग देखते हो, विद डिफरेंट लैंग्वेजेस, विद डिफरेंट क्लोथ्स। उनके कुछ हैबिट्स अलग हैं, उनके कुछ रिलीजियस रिचुअल्स अलग हैं। वो आपसे डिफरेंट क्यों, आपसे भिन्न क्यों हैं।
सो इसके बारे में ये जानकारी उनके लिटरेचर में मिलेगा कि वो ऐसी हैबिचुअल परंपराओं को, हैबिट्स को क्यों फॉलो करते हैं। तो इसके लिए उनके लिटरेचर को पढ़ना पड़ेगा। और हमारे अंदर, हमारे धर्म में या फिर हिंदू हो गया या क्रिश्चियन हो गया, मुस्लिम हो गया, उनके धर्म में वो जो प्रैक्टिसेस करते हैं, पूजा पाठ जो जैसे करते हैं, वो जो चीज़ों को फॉलो करते हैं, जैसे वो हाथ मिलाते हैं, हिंदू धर्म में पैर छुआ जाता है, क्रिश्चियंस में गिरजाघरों में प्रे किया जाता है, मुस्लिम्स में मस्जिद में प्रे किया जाता है, हिंदुओं में मंदिरों में प्रे किया जाता है। हमारे यहाँ अलग अलग तरीके के देवी देवता हैं, वो मोनोथीज्म है, वो एक देवता को फॉलो करते हैं मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस। तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में जानकारी हमें अपने पास्ट के लिटरेचर में मिलेगी। सो बेसिकली हिस्ट्री में हम पढ़ते क्या हैं, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं आर्ट और कल्चर के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में, जैसे कि डिफरेंट बिल्डिंग्स हो गए, कुतुब मीनार हो गया, इंडिया गेट हो गया, प्रेसिडेंट हाउस हो गया, इसे किसने बनवाया, इसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलेगी, हमारे हिस्ट्री में मिलेगी, बिकॉज हिस्ट्री में ही अंग्रेजों ने इसे बनवाया था। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने बनवाया था। सो इन सब चीज़ों के बारे में हम जब हिस्ट्री के बारे में जानना शुरू करेंगे तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होगी। देन लिटरेचर के बारे में हम डिस्कस करते हैं, लैंग्वेज के बारे में हम पढ़ते हैं, रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर में आपका परफॉर्मिंग आर्ट आ गया, विजुअल आर्ट आ गया, डांस आ गया, म्यूज़िक आ गया, पपेट्री आ गई, थिएटर आ गया, ड्रामा आ गया, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस पूरे सिलेबस में कंप्लीट करनी है। नाउ हिस्ट्री को पढ़ने के कुछ तरीके भी हैं, कुछ मेथड्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गई। मैन्युस्क्रिप्ट्स मीन्स बुक्स रिटन ऑन द बाय हैंड्स ऑन द पेजेस, और यू कैन से ड्राइड पाम लीफ और थिक बार्क ऑफ बिर्च ट्री। जैसे कि पिछले टाइम में, पुराने टाइम में, जैसा कि आपको पता होगा कि उस समय पेपर्स तो थे नहीं, पहली बार पेपर का डेवलपमेंट और यू कैन से इन्वेंशन चाइना में हुआ था। तो उस समय पे पेपर था नहीं, तो लोग क्या करते थे कि सूखे पत्तों पे लिख दिया, भोज पत्रों पे लिख दिया, पेड़ों के तनों के जो वो बार्क होते हैं, छिलके होते हैं, उस पे लिख दिया और उसे स्टोर करके रख दिया ताकि इट कुड सस्टेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बट आपको पता है ये पेरिसेबल होते हैं, वो कुछ टाइम के बाद ख़राब हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, दीमक लग जाएंगे, उसमें समझने की कोशिश करिएगा। सो मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गए जिनको पढ़ के अभी भी कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स बचे हुए हैं जिनको प्रिजर्व करके रखा गया म्यूजियम्स में, जैसे कि आप यहाँ की नेशनल आर्ट गैलरी देखोगे दिल्ली की, उसमें आपको मिलेंगे कुछ। सिमिलरली इनक्रिप्शंस हो गए। इंस्क्रिप्शंस क्या हैं? सो जब लोगों को लगा कि हाँ बुक्स जो हम लिख रहे हैं वो लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने दीवालों पे ग्रेविंग लिखना शुरू कर दिया। ग्रेविंग मीन्स दीवालों पे खुदवाना, अपने प्रीचिंग्स को मतलब जैसे अशोका धम्मा को प्रमोट करते थे, तो वो धम्मा के बारे में, अपने विजय यात्रा के बारे में, उन्होंने कलिंग में कैसे युद्ध किया, कैसे जीता, उसके बारे में उन्हें इंक्रिप्शन लिखवाए हुए हैं पत्थरों पे, बड़े बड़े शिलाओं पे, दीवालों पे, मंदिरों की दीवालों पे लिखवा दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाले लोग उसे पढ़कर इस समय की कंटेम्प्रेरी चीज़ों के बारे में, सोशियो कल्चरल, सोशियो इकोनॉमिक चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकें। सो ये हो गए इंक्रिप्शंस। देन आता है आर्कियोलॉजी। नाउ ये इंक्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट के पहले भी तो कुछ चीज़ें होंगी। जब आदमी को लिखना नहीं मालूम होगा, तो अगर आदमी को लिखना ही नहीं मालूम है तो वो इंक्रिप्शंस और मैन्युस्क्रिप्ट्स कैसे बनाएगा? ध्यान दीजिएगा। तो आर्कियोलॉजी मतलब जो खुदाई होती है उसमें जो चीज़ें निकलती हैं, जैसे पपेट्री निकली, पॉटरी निकली, छोटी छोटी टेराकोटा फिगरिंग्स। टेराकोटा मीन्स मिट्टी की बनी हुई फिगरिंग्स, जैसे कि आप पढ़ते हो इंडस वैली में मदर गॉडेस की फिगरिंग्स निकली थी, छोटे छोटे फिगर्स निकले थे। तो इन सब चीज़ों को का टेस्ट करके हम जानकारी लेते हैं कि अच्छा इस टाइम पे ऐसा भी होता था। सो बेसिकली ये था पूरा हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री है क्या, हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, हिस्ट्री को पढ़ने की ज़रूरत क्या है, और हिस्ट्री को हम कैसे पढ़ें, और इसी पे आपका पूरा सिलेबस बेस्ड है। नाउ अब हम देखेंगे कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है ह्यूमन लाइफ का। तो सबसे पहले प्रिमिटिव लाइफ थी। प्रिमिटिव लाइफ मीन्स उन्हें कुछ पता नहीं था, बेसिकली वो खाना बनाना नहीं जानते थे, उन्हें घर बनाना नहीं पता था, वो नोमैड्स थे, मतलब हंटिंग करते थे, जगह जगह घूमते थे, ग्रुप्स में 10 लोग के ग्रुप्स में घूम रहे हैं, यहाँ जानवरों की संख्या ज़्यादा है, यहाँ पानी की सुविधा अच्छे से है, तो वहाँ उन्हें मार के वहाँ कुछ दिन रहा। जब वहाँ जानवरों की संख्या कम हो गई, फिर वो वहाँ से मूव ऑन कर गए, दूसरी जगह जाके रहने लगे। तो वो प्रिमिटिव थे, उन्हें खाना बनाना नहीं आता था, उनके पास घर नहीं थे। वो घर बनाते कहाँ थे? वो पेड़ों के ऊपर घर बनाते थे ताकि जानवरों से, वेदर से सुरक्षा हो सके, क्योंकि
आदमी जिस चीज़ के बारे में जानता नहीं है उस चीज़ से आदमी डरता है। जैसे कि अगर आपको पता नहीं है कि आग क्या होती है, आग क्यों जल रही है, और आग, तो आप आग को देख के डरोगे उससे। सो सिमिलरली वेदर के बारे में उन्हें पता नहीं था तो वो वेदर से डरते थे, और थंडर स्टॉर्म्स आते थे उनसे डरते थे। सो इन सब चीज़ों को से बचने के लिए वो अपने आप को पेड़ों पे इस्टेब्लिश करते थे, पेड़ों पे घर बनाते थे और उसमें रहते थे और मूव ऑन करते रहते थे हमेशा एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। बट जब धीरे धीरे नॉलेज और गैदर हुआ, उन्हें चीज़ों के बारे में जानकारी मिलना शुरू हुई, उनके उनके नॉलेज और इवॉल्व हुआ, उन्हें अलग अलग फसलों के बारे में जब जानकारी शुरू हुई तो वो फूड प्रोड्यूसर बन गए। दैट मीन्स इम्प्रूव टूल्स एंड नॉलेज लीड्स टू ईजियर लाइफ, ग्रोइंग प्लांट्स एंड टेमिंग एनिमल्स। उन्हें पता चलने लगा कि हाँ, ये पौधे हम उगा सकते हैं और इन जैसे शीप, गोट और डॉग्स को हम डोमेस्टिकेट भी कर सकते हैं। तो जब उन्हें ये चीज़ों के बारे में जानकारी हुई तो उन्हें लगा कि अब तो घूमना ठीक नहीं है, जब हम खेती कर सकते हैं, इन्हें टेम कर सकते हैं, तो हम एक ही जगह पे रुकते हैं और वहाँ पे ये चीज़ें करेंगे ताकि हमारी लाइफ और अच्छी हो सके, अ बेटर लाइफ कुड बी अ लिव। सो उसके बाद सेटलमेंट स्टार्ट हुए। अब जब लोगों की बेसिक नीड्स फुलफिल होंगी तो वो एक साथ रहना शुरू करेंगे। तो छोटे छोटे विलेजेस में लोग रहना शुरू किए। 10 परिवार थे, एक छोटा विलेज बना लिया, उसकी फेंसिंग कर ली, वहीं खेती करते थे, वहीं जानवरों को पालते थे। इस तरह से सेटलमेंट स्टार्ट हुए। अब ये मानिए कि किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे 2-3 विलेजेस हैं। इस विलेज में वो कुछ और उगाते हैं, इस विलेज में कुछ और उगाते हैं, इस विलेज में कुछ और उगाते हैं। तो इनके बीच में ट्रेडिंग स्टार्ट हुई कि अच्छा, आप अपने फसलों को यहाँ लाइए, हम अपने फसलों को यहाँ लाते हैं, आप यहाँ लाते हैं। फसल हो गए, चाहे पॉटरी हो गई, चाहे कुछ भी हो गया, और यहाँ हम ट्रेडिंग करेंगे। तो इस तरह से ट्रेड रूट्स स्टार्ट हुए। सो ऐसे हुआ था ह्यूमन का इवोल्यूशन, प्रिमिटिव टाइम से अभी मॉडर्न टाइम तक। नाउ अब हम बात करेंगे अर्ली मैन के बारे में। सबसे पहले आदमी आया कहाँ, कैसे, आदमी का नेचर कैसा था, आदमी रहता कैसा था। माफ करिएगा। तो हम बात करेंगे पैलियोलिथिक एज के बारे में, जिसे स्टोन एज भी कहते हैं। जो पैलियोलिथिक टाइम था उस समय, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रिमिटिव जो पीपल थे वो नोमैड्स थे, वो इधर उधर घूमते रहते थे। यहाँ गए फूड के चक्कर में, वहाँ केव्स में रहें, पेड़ों के ऊपर घर बना लिया, वहाँ रहने लगे ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। वाइल्ड एनिमल्स जैसे शेर हो गए, चाहे कोई भी जो उनके लिए हानिकारक होते थे, जो उन्हें मार सकते थे, और वेदर से, थंडर स्टॉर्म से बचाव हो सके उनके लिए। बट धीरे धीरे जैसे जैसे लाइफ और आगे बढ़ती गई, पैलियोलिथिक टाइम पीरियड आप देख सकते हो 3 मिलियन BC से 10,000 BC। ये हंटर्स थे और फूड गैदरर्स थे, जो कि शिकार करते थे और फलों को, पेड़ों के प्रोडक्ट्स को, जानवरों को मार के अपना फूड गैदर करते थे। बट ओवर द टाइम फायर का भी, जैसे आग का भी डिस्कवरी हुई, एक्सीडेंटली हुई थी, बट ये डिस्कवरी उनके लिए काफ़ी अच्छी थी, बिकॉज इस डिस्कवरी के बाद उन्हें 2-3 चीज़ों में काफ़ी मदद मिली। पहला तो वो उनकी सुरक्षा के लिए काम आने लगा, जैसे कि 10 लोग ऐसे रहने लगे और यहाँ गेट पे आग जला ली ताकि कोई जानवर अंदर ना आ सके गांव में। फिर दूसरा हुआ, उन्हें खाना बनाने की तरीके पता चल गए कि हाँ, जो मीट, वो कच्चा मांस खाते थे, उसे अब वो पका कर भी खा सकते हैं। सो आग से उन्हें बेसिकली इस टाइप के फ़ायदे हुए। उसके बाद आगे आते हैं, जो हमारा पैलियोलिथिक एज था वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था। पहला था लोअर पैलियोलिथिक और अर्ली पैलियोलिथिक एज। इसका टाइम पीरियड आप देख सकते हो 3 मिलियन BC टू 1 मिलियन BC। फिर आता है मिडिल पैलियोलिथिक एज और देन अपर पैलियोलिथिक एज, जिसके टाइम पीरियड आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। सो बेसिकली लोअर पैलियोलिथिक एज में नेचर कैसा था उस टाइम पे, उन्हें कुछ नहीं पता था। दे आर मोर प्रिमिटिव, आई मीन उससे प्रिमिटिव वो कभी थे ही नहीं, उन्हें कुछ नहीं जानकारी। उन्हें जैसे कि ये जो एज था, ये आइस एज भी कहा जाता है इसे। पूरे अर्थ पे बर्फ़ जमी हुई थी, बट धीरे धीरे ओवर द टाइम जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, बर्फ़ पिघलना भी स्टार्ट हुई। तो इस टाइम पे लोग, जो वहाँ के उस टाइम के प्रिमिटिव लोग थे, वो फ्लिंट का यूज़ करते थे आग जलाने के लिए, और बड़े पत्थरों से इसे बांध के वो वेपन्स के तौर पे भी यूज़ करते थे ताकि जानवरों को मारा जा सके। फ्लिंट होता क्या है, तो जब आप किसी एक बड़े पत्थर को तोड़ते हो तो वो कई भागों में डिवाइड होता है। सो जो बड़ा भाग होता है उसे कोर कहते हैं, और जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसे फ्लिंट कहते हैं।
तो इन कोर और फ्लिंट को मिला के एक्स बनाई जाती है। एक्स मीन्स जो लकड़ियाँ काटने वाले कुल्हाड़ी होती है। तो आप देख सकते हो कि मेजर टूल्स उनके ये थे, एक पेबल था, एक हैंड एक्स थी और एक क्लीवर था। पेबल मीन्स जो जिसको काटने के लिए काम आता है, हैंड एक्स भी लकड़ियाँ काटना, पेड़ों को काटने के काम आता है। क्लीवर मीन्स होता है स्किन उतारना, जानवरों के स्किन उतारना ताकि वो अपने आप को मौसम से, ठंडियों से बचा सके। फिर आता है आपका मिडिल पैलियोलिथिक टाइम। तो इस टाइम तक जो वो स्टोन के इम्प्लीमेंट्स थे वो छोटे हो गए थे आकार में, क्योंकि बेसिकली लोग फ्लेक और फ्लिंट को यूज करना ज़्यादा शुरू कर दिया था। जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हो कि यहाँ पे जो हथियार हैं, जो औजार हैं, जो स्टोन इम्प्लीमेंट्स हैं, वो थोड़ा बड़े हैं, बट ओवर द टाइम द शार्पनेस भी इंक्रीज हुई है और उनकी जो लेंथ और ब्रेड्थ थी वो छोटी होती गई है, जो उनकी साइज़ है वो छोटी होती गई है। तो बोर्स आ गए, बोर्स मतलब छेदने के काम। फिर एरो हेड हो गए, शिकार करने के लिए एरो हेड का भी काम पड़ता था। फिर स्क्रैपर्स आ गए, स्क्रैपर्स मीन काटना, छीलने के लिए, छीलना इन द सेंस कि जो जानवर हो गए उनके चमड़ियों को उतारना। तो मिडिल टाइम में फ्लेक्स ज़्यादा यूज़ होते थे, इसलिए इसे फ्लेक कल्चर भी बोला जाता है। फिर आता है आपका अपर पैलियोलिथिक एज। सो अपर पैलियोलिथिक एज में स्टोन इम्प्लीमेंट्स और छोटे हो गए थे, जिसमें आता है पॉइंट, क्रिसेंटिक ब्लेड, स्क्रैपर्स, और इसे फ्लेक एंड ब्लेड कल्चर भी कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम तक ह्यूमन और इवॉल्व हो गए थे, उनकी नेसेसिटीज़, उनकी आवश्यकताएं बढ़ गई थी और उनकी सराउंडिंग्स में उन्हें और भी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल गई थी, इसलिए उनके इम्प्लीमेंट्स उसके अकॉर्डिंग ढल गए थे। सो ऐसा था पैलियोलिथिक एज। नाउ अब हम बात करेंगे कि सेटल्ड लाइफ स्टार्ट कैसे हुई। जैसे कि अब प्रिमिटिव लाइफ हो गई, उसके बाद आता है पैलियोलिथिक, के बाद आता है मेसोलिथिक, फिर न्यूलिथिक। तो मेसोलिथिक और न्यूलिथिक में ह्यूमन बीइंग काफ़ी इवॉल्व हो चुके थे, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो चुका था। सो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सो सेटल्ड लाइफ मतलब क्या हुआ। सो जैसे कि आदमी को अपने इन्वायरमेंट के बारे में जानकारी जब बढ़ी, लोग अपने इन्वायरमेंट के बारे में जानने लगे कि हाँ, हम लोग साथ रह सकते हैं और हमारी आवश्यकताएं यहाँ खेती करके पूरी हो सकती हैं, इन जानवरों को हम पाल सकते हैं जिससे हमें मीट और दूध भी मिल सकता है। तो जब उन्हें ये चीज़ें ज्ञात होने लगी तो वो 10 या 15 लोगों के ग्रुप में इधर उधर घूमने के बजाय एक जगह पे सेटल होना प्रेफर करना स्टार्ट किए। और अब आप ये सोचिएगा, इसे ध्यान दीजिएगा कि अगर वो अब कोई भी एक मनुष्य, कोई भी एक आदमी, और आप कह ले कोई भी एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कहीं रुक के कोई चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, खेती करता है, डोमेस्टिकेशन करता है, तो वो चाहेगा कि अब हम यहीं सेटल हो जाए, यहीं पे हम अपना घर बार बसा लें, जो भी कहा जाए, अपना घर बना लें और यहीं पे खेती करें और अपनी लाइफ को अच्छे से जिए। ज़्यादा घूमने फिरने से हमारे लाइफ की, हमारे पैटर्न ऑफ लाइफ, हमारे लाइफ स्टैंडर्ड को हानि पहुंचती है, क्षति पहुंचती है। तो क्या किया लोगों ने, डिसाइड किया कि 10-15 हाउस होल्ड्स हो गए, घर हो गए, जिनको मिला के गाँव बना लिया। अब जब गांव बन गए तो क्या हुआ, गांव बन जाएंगे तो सबको अलग अलग टास्क को डिसाइड कर दिया गया, स्पेसिफिक टास्क दे दी गई कि अच्छा, अगर ग्रुप में 10 लोग हैं तो 2 लोग ये खेती करेंगे, 2 लोग पॉटरीज बनाएंगे, 2-3 लोग आपका हंटिंग करेंगे, और कलेक्टिवली तो सभी लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होकर एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे, एक दूसरे के नीड्स को फुलफिल करेंगे। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, एज मैन नॉलेज अबाउट हिज एनवायरमेंट इंक्रीजेज, देयर डिजायर फॉर कंफर्टेबल लाइफ इंक्रीज्ड, which led to multiple discoveries, hence change in pattern of life. Beginning of agriculture stopped man from being a nomad and they started to settle down at one place. जैसे कि आपको मैंने बताया, taming of animal started, goat, sheep, dog were first. आप इसे याद कर लीजिएगा। Settling down and agriculture required cleared patch of land, hence discovery of metal happened. तो स्टार्टिंग में हैंड एक्स के थ्रू वो काटते थे, बट जब न्यूलिथिक पीरियड के बाद कैलकोलिथिक पीरियड आता है, या फिर चालकोलिथिक आप बोल सकते हो, कैलकोलिथिक पीरियड में जब कॉपर की डिस्कवरी हुई तो लैंड को, पेड़ों को काटना और आसान हो गया, क्योंकि मेटल से काटना इजी होता है। पत्थर से काटोगे, पत्थर टूटेंगे, फिर आप नए पत्थर बनाओगे, फिर काटोगे, तो ये काफ़ी एक मुश्किल प्रोसेस है। बट जैसे ही मेटल्स की डिस्कवरी हुई, कॉपर की डिस्कवरी हुई, फिर कॉपर में और तरीके के टिन वगैरह मिला के, टिन और मेटल्स मिला के ब्रॉन्ज बनाया गया,
तो इससे पेड़ों को काटना, जगह को क्लियर करना, विलेज इस्टेब्लिश करने में आसानी होने लगी। फिर आता है लेटर मिक्सिंग ऑफ कॉपर विथ अदर मेटल्स लेड टू न्यू मेटल ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज एक्स एंड नाइफ्स हैव बीन फाउंड इन ब्रह्मगिरी एंड नावदा तौली। ये दो लोकेशंस है, यहाँ पे ब्रह्मगिरी मसूर के पास है। इन दो लोकेशन के बारे में आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ब्रॉन्ज की एक्स मतलब कुल्हाड़ी और चाकू में मिले हुए हैं ना। अब जब लोग एक पास रहना शुरू करेंगे एक विलेज में, तो उनकी कुछ आवश्यकताएं होंगी, कुछ काम होंगे जो डिवाइड होगा। तो लोगों ने आपस में काम डिवाइड करे कि आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे, और सभी लोगों ने अपने स्पेसिफिक काम को किया, जिससे एक पूरे विलेज बहुत बड़े नहीं होते थे, 10-15 घरों के एक विलेज हुए जिनकी फेंसिंग हुआ करती थी, चारों तरफ से कांटे लगा दिए या फिर दीवार, मिट्टी की दीवार बना दिया, घर बना लिया, रह रहे हैं, सुरक्षित रह रहे हैं। बाहर के लोगों से गेट पे आग जलता था ताकि उन्हें सुरक्षा मिल सके, और फिर वो खेती करते थे, हंटिंग करते थे, और जिनसे उनकी बेसिक नीड्स पूरी होती थी। अब जब खेती होना शुरू हुई होगी, ध्यान दीजिएगा, आप खुद सोचिएगा इस चीज़ के बारे में, जब खेती करना लोगों ने शुरू किया होगा पहली बार, तो क्या हुआ होगा बेसिकली, वो उन्हें बर्तन चाहिए ताकि वो कुकिंग कर सकें। बर्तन बनाने के लिए अब क्या करेंगे, तो उन्होंने मिट्टी का बर्तन बनाना स्टार्ट किया। अब उस टाइम पे उन्हें चीज़ों के बारे में पता नहीं था कि इसे आग में जलाएंगे तो और मजबूत बनेगा, तो वो धूप में सुखा लेते थे उसे, और वो थोड़ा ऐसा हो जाता था कि वो उसमें खाना बना सकते हैं। बट ओवर द टाइम जब मेटल की खोज हुई और जब व्हील्स बने, व्हील्स मतलब पहिए जिससे वो घूम सकते हैं एक दूसरे जगह पे, जैसे कि आपने बैलगाड़ी देखा होगा, जब इसका आविष्कार होना शुरू हुआ तो व्हील्स का यूज वो करने लगे बर्तन को बनाने में, मिट्टी के बर्तन बनाने को में। और किन का भी आविष्कार हुआ जिसमें वो अपने बर्तनों को आग में पका सकते थे, जिससे बर्तन और मजबूत हुए। और जब अनाज, जैसे कि आप जानते हो एग्रीकल्चर की जब शुरुआत हुई, तो अनाज जो भी धान, गेहूँ और ज्वार वगैरह जो सबसे पहले उगाए गए थे, उनको लोग स्टोर भी करना शुरू किए। तो वो मिट्टी के बड़े बड़े जार बनाते थे और उसमें उसे स्टोर करना शुरू करते थे ताकि आगे भी उसे यूज किया जा सके। सो सिमिलरली उस टाइम की सोसाइटी के बारे में हम बात करेंगे कि सोसाइटी कैसी थी उस टाइम पे। सो सोसाइटी वाज बेस्ड विथ क्लियर वर्क अलॉटमेंट। जैसे कि आपको बताया कि हर आदमी का एक स्पेसिफिक टास्क डिसाइड किया गया था कि आपको ये काम करना है। एवरी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, देयर हैड टू बी अ लीडर ऑफ द विलेज, जनरली ओल्डर मैन और पावरफुल मैन। एक विलेज का लीडर भी होता था। वैसे तो हमेशा मैक्सिमम केसेस में गांव का सबसे बूढ़ा आदमी, जिसे सबसे बुद्धिमान माना जाता था, वो उस गांव को लीड करता था, उस गांव का राजा होता था। बट कभी कभी कोई मजबूत आदमी, कोई ताकतवर आदमी भी उसका मालिक हो सकता था। फिर आता है कि मैन वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड नेचर, सो नेचर वॉज कंसिडर्ड एज गॉड। जैसे कि आपको मैंने बताया था कुछ टाइम पहले अभी कि आदमी जिसे समझता नहीं है उसे वो या तो भगवान मानता है या फिर डर जाता है उससे। तो उस टाइम पे जब नेचर को आदमी समझ नहीं सकता था, तो उसने नेचर को भगवान मान लिया। जैसे कि स्काई गॉड मतलब आसमान के भगवान। अब आसमान के भगवान करते क्या हैं कि आसमान के भगवान सूर्य को रास्ता देते हैं ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, ताकि दिन और रात हो सके। उन्होंने सूर्य भगवान माना, स्काई गॉड माना। फिर मदर गॉडेस, जिससे उपज होती है, खेत उपजती है, ये हमारे पेट भरती है, तो ये हमारी मदर गॉडेस हो गई, धरती माता हो गई। देखिए धरती माता का कॉन्सेप्ट कब से चला आ रहा है, हम अभी भारत माता को भी धरती माता मानते हैं। तो मदर गॉडेस हो गई, उनके छोटे छोटे फिगर्स में मिले हैं मिट्टी के, जिनकी लोग यूजुअली पूजा करते थे। फिर आता है डेथ वॉज कंसिडर्ड एज जर्नी टू अनदर वर्ल्ड, हेंस डेड वर ग्रेव्ड अलॉन्ग विथ पॉट्स एंड बीड्स एक्सेट्रा फॉर जर्नी टू न्यू वर्ल्ड। अब उन्हें मृत्यु के बारे में तो पता नहीं था। जब किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो वो क्या करते थे, उसे एक खुदाई किया ज़मीन में और वहाँ उसे इस्टेब्लिश कर देते थे। और वो ये मानते थे कि मृत्यु के बाद आदमी किसी और दुनिया में जाता है और एक लंबी जर्नी करता है। तो उस जर्नी में उसको कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती थी, होगी, उनका ये मानना था। तो अगर उन चीज़ों की आवश्यकताओं को फुलफ़िल करने के लिए वो उनके साथ, वो उस मनुष्य की डेड बॉडी के साथ पॉट्स रख देते थे। कुछ कहीं कहीं कुत्तों, मेहरगढ़ में कुत्तों के भी अवशेष मिले हैं ग्रेव्स में, ताकि वो उनके साथ जा सके और उन्हें आगे की, ये थोड़ा फनी लगेगा बट आगे की लाइफ में कोई दिक्कत ना आए। सो बेसिकली अर्ली विलेज लाइफ ऐसी थी। तो हमने आज बात किया हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री क्या है,
हिस्ट्री के टूल्स क्या क्या है, हिस्ट्री में हम पढ़ते क्या हैं, फिर इवोल्यूशन कैसे हुआ मैन का प्रिमिटिव लाइफ से सेटल्ड लाइफ के बारे में। सो दिस वाज द होल डिस्कशन ऑफ टुडे। और आने वाली वीडियो में हम आगे भी चर्चा करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, वैदिक पीरियड के बारे में, महाजनपदास के बारे में, गुप्ता पीरियड, मौर्य पीरियड, और इसी के साथ में हम 6 की न्यू एनसीईआरटी भी कवर करेंगे और 11th की एंशिएंट हिस्ट्री भी कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, हैव अ गुड डे।